हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो जो है वो बाल विकास के मनोवैज्ञानिकों के कथन, परिभाषाएं और सिद्धांत पर आधारित 30 क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले सवाल के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये विचार मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस है विकास की निरंतरता, विकास की असततता, विकास की स्थिरता या विकास की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर हमको ऑप्शंस में ही दे दिया है कि विकास सतत प्रक्रिया है और ये गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती है, तो ये विकास की निरंतरता को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास को, मानव विकास को हमेशा एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन जीवन भर होते हैं। विकास सिर्फ बाल्यावस्था तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे जीवन चलता है और शुरू जो होता है वो आपका होता है जन्म से पहले, गर्भ के समय से। नेक्स्ट है, बालक के व्यवहार को समझने से उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझना आवश्यक होता है। ये दृष्टिकोण किससे सबसे अधिक संबंधित है? तो व्यवहार को समझने के लिए पूरे व्यक्तित्व को समझना है। ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, व्यवहारवादी या यांत्रिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है? पूरे व्यक्तित्व को समझना है, मतलब आपको समग्र समझना है, संपूर्ण समझना है। तो ये है समग्रतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, व्यवहार को अलग अलग भागों में न देखकर पूरे व्यक्तित्व और परिवेश के संदर्भ में समझा जाता है और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान भी जो है समग्र दृष्टिकोण पर बल देता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है? केवल अनुकरण, आत्मसातीकरण और समायोजन, केवल पुरस्कार या केवल दंड? तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो आत्मसातीकरण, मतलब कि जो पुरानी नई जानकारी होती है उसको पुरानी मानसिक संरचनाओं में शामिल करता है। और समायोजन मतलब अगर वो चेंजेस उसमें कुछ आती है परिस्थितियों के अनुरूप तो वो मौजूदा संरचना को चेंज भी करता है, उसको कहा जाता है समायोजन। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो आत्मसातीकरण और समायोजन इन दोनों के माध्यम से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वो अवस्था जिसमें बच्चा प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करता है किंतु तार्किक संक्रियाएं अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, वो कौन सी अवस्था है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदीगामक जो 0 से 2 साल है, पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 साल है, मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 साल है और औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 साल से ऊपर है, जिसमें बच्चा प्रतीक और भाषा का प्रयोग कर रहा है पर तार्किक संक्रियाएं अभी विकसित नहीं हुई है। तो वो होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल की अवस्था है, जिसमें बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन विकसित करता है लेकिन बालक का चिंतन तार्किक और प्रतिवर्ती नहीं है। जो आपकी 2 से 7 साल की है वो पूर्व संक्रियात्मक है जिसमें प्रतीकात्मक चिंतन करेगा। संवेदीगामक में क्या करता है, वो बच्चा अपने संवेदी अंगों के माध्यम से आसपास की चीजों के बारे में जानकारी लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, वो अवस्था जिसमें बच्चा जो रहता है क्रम क्रम से जमाना, चीजों को बड़े छोटे में तुलना करना, आरोही अवरोही का क्रम, ये सारी चीजें जानने लगता है। और औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु में बालक किस प्रकार की संक्रियाएं करने में सक्षम होता है? केवल प्रतिवर्ती क्रियाएं, मूर्त वस्तुओं से संबंधित तार्किक क्रियाएं, केवल काल्पनिक चिंतन या अमूर्त और अपरिकल्पात्मक चिंतन? तो केवल और केवल वाला तो दोनों काट दीजिए। अमूर्त चिंतन कब होता है? जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक 11 साल से ऊपर पहुंचता है। 7 से 11 में बच्चा किस में है? मूर्त संक्रियात्मक में है। तो मूर्त संक्रियात्मक में वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित तार्किक संक्रियाएं हल करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बालक संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता और प्रतिवर्तन जैसी क्षमताएं विकसित करता है। अमूर्त और काल्पनिक चिंतन अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते। नेक्स्ट है, बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या कोहलर। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है।
तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सीखने की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, तो ये कथन संबंधित हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की से, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रयोग किया। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे दर्शाता है? बालक जो कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता, जो कार्य वो बिना सहायता के कर सकता है, जो कार्य सहायता मिलने पर करता है, या जो केवल परीक्षा में करता है। तो ZPD होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें जब बच्चे को सहायता मिलती है तो वो कोई काम कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चा मार्गदर्शन से प्रदर्शन करता है, और ये जो है ZPD वर्तमान स्वतंत्र प्रदर्शन और मार्गदर्शन से संभावित प्रदर्शन के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में किसकी विशेष भूमिका है? भाषा, दंड, जैविक परिपक्वता या प्रतियोगिता। तो वाइगोत्स्की जो है वो भाषा को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो उनके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की जो है विशेष भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने भाषा को विचारों के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना। उनका कहना था कि सामाजिक संवाद के माध्यम से जो भाषा है वो धीरे धीरे आंतरिक वाणी का रूप ले सकती है। तो कई बार ये जो संवाद सेंटेंस दिया है ना, सामाजिक संवाद के माध्यम से भाषा आंतरिक वाणी का रूप लेती है, किसका कथन है? ये भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है व्यवहार उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। ये विचार किस मनोवैज्ञानिक के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है इवान पावलोव, BF स्किनर, कोहलर या बंडूरा। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन में क्या दे दिया है? अनुक्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है? BF स्किनर का है। तो यहाँ हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया, पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन नहीं बताएगा और सिर्फ बोलेगा व्यवहार उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये विचार किसका है? BF स्किनर का है। BF स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किया था आपके चूहों पर। इवान पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और बंडूरा की बोबो डॉल बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, तो उन्होंने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध, सामाजिक अनुकरण या खोज द्वारा अधिगम। तो पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था ना, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था कि कुत्ते को घंटी बजाते थे फिर खाना देते थे, तो कुत्ते को पता चल गया कि जब घंटी बजती है तो खाना आता है, तो खाना जो है उनके लिए अनुक्रिया थी और उद्दीपक जो था वो घंटी था। तो जैसे ही घंटी की आवाज आने लगी ना, तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगी कि अब खाना आएगा। तो ये उद्दीपक प्रतिक्रिया के बीच का संबंध है, और इसके माध्यम से उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत समझाया। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। उनके प्रयोग किस प्रक्रिया के बीच संबंध बताते हैं? किस प्रकार का अधिगम है? तो उद्दीपक प्रतिक्रिया के बीच का। और कौन सा सिद्धांत है? तो उनका सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मजबूत होती हैं? जिनके परिणाम संतोषजनक होते हैं, सदैव दंडात्मक होते हैं, जो दोहराई नहीं जाती, या जन्मजात होती है। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। 3 नियम में एक आता है प्रभाव का नियम, एक आता है तत्परता का नियम, और एक आता है आपका और एक अभ्यास का नियम। तो 3 नियम थे इनके। तो प्रभाव के नियम के अनुसार कौन से नियम प्रकार की प्रतिक्रियाएं मजबूत होंगी? तो वो प्रतिक्रिया मजबूत होगी जिनके परिणाम संतोषजनक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिनके परिणाम से आपको खुशी मिलेगी तो आप उस परिणाम को दोबारा करोगे ना, जब आपको टेंशन देगा तो आप क्यों करोगे। नेक्स्ट है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? केवल दंड, केवल जैविक परिपक्वता, केवल अवलोकन और अनुकरण, या केवल अभ्यास। तो केवल वाले आंसर हमेशा गलत होते हैं। सामाजिक अधिगम जो है वो अवलोकन और अनुकरण पर निर्भर करता है। उन्होंने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने आक्रामकता जो थी वो दिखाई थी बच्चों की। तो ये बच्चे किससे सीखते थे? अवलोकन मतलब देखकर और उनकी नकल करके, जिसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा के अनुसार बच्चा यदि किसी मॉडल के व्यवहार को देखकर उसे अपनाता है
तो ये किस प्रकार का अधिगम है? अंतर्दृष्टि, प्रेक्षणात्मक, शास्त्रीय अनुबंधन या प्रयास और त्रुटि? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है जिसमें बच्चा किसी का व्यवहार देखता है और फिर उसको अपना मॉडल बनाकर उसी व्यवहार को अपनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या सृजनात्मक विकास? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। उन्होंने नैतिक तर्क के विकास को 3 स्तरों में बांटा था, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस अवस्था की विशेषता है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नीतिक विकास सिद्धांत, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास या अच्छा बच्चा अभिविन्यास? तो दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन से चरण का है? तो पूर्व पारंपरिक स्तर का है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए थे, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और पारंपरिक। तो जो पूर्व पारंपरिक स्तर है उसमें बच्चा जो है सही काम को इसलिए करता है ताकि उसे गलत काम करने से दंड ना मिले और अच्छा काम करने से इनाम मिले। नेक्स्ट है अच्छा बच्चा बनने और दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा किस चरण की विशेषता है? दंड और आज्ञा पालन, व्यक्तिवाद और विनिमय, अच्छा बालक अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? ये जो है ये पारंपरिक नैतिकता का पहला चरण है और ये अच्छा बालक अभिविन्यास से है, जिसमें व्यक्ति अच्छे व्यवहार को इसलिए महत्व देता है ताकि वो दूसरों की स्वीकृति, प्रेम और प्रशंसा प्राप्त करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चा बनना अच्छा बालक अभिविन्यास का सिद्धांत है। नेक्स्ट है एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में विद्यालय जाने की आयु किस मनोसामाजिक संकट से संबंधित है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा, पहल बनाम अपराध बोध या परिश्रम बनाम हीनता? तो परिश्रम बनाम हीनता। तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने, जिसमें विद्यालय जाने की जो आयु है वो आयु उनके अनुसार लगभग 6 से 12 साल है, जिसमें बच्चा विद्यालय कार्य और कौशल सीखने पर अधिक ध्यान देता है। सफलता मिलने पर वो परिश्रम की भावना और जबकि बार बार असफलता से उसमें हीनता की भावना आती है। तो विद्यालय जाने की आयु जो है वो परिश्रम बनाम हीनता इस मनोसामाजिक संकट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संकट क्या है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता या अतरंगता बनाम एकाकीपन? तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चा ये समझने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, उसकी पहचान, मूल्य, भविष्य की भूमिका, जीवन का उद्देश्य सबकी स्पष्टता विकसित होती है। तो किशोरावस्था में बच्चा पहचान बनाम भूमिका भ्रम में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ईड किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? वास्तविकता, सुख, नैतिकता या सामाजिक? तो ईड जो रहता है व्यक्तित्व का मूल और जन्मजात भाग है, इसलिए ये जो रहता है प्लेजर प्रिंसिपल, सुख सिद्धांत के आधार पर काम करता है, जिसमें वो इंसान तुरंत संतुष्टि चाहता है। तो ईड सिद्धांत जो है वो ऑप्शन नंबर बी सुख सिद्धांत के अनुसार काम करता है। ईगो जो रहेगा वो किसके अनुसार काम करेगा? वास्तविकता के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईगो मुख्यतः किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? सुख, वास्तविकता, ईड सिद्धांत या अनुकरण? तो ईगो जो रहता है वो बच्चों की बाहरी इच्छाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन देता है, इसलिए ये वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार काम करेगा। तो सिगमंड फ्राइड में 3 दिए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईड जो आपका था सुख सिद्धांत, ईगो जो है वो आपका वास्तविकता सिद्धांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर ईगो किससे संबंधित है? तो सुपर ईगो जो है वो व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है, जिसमें सामाजिक मानदंड, नैतिक मूल्य, आदर्श ये सारी चीजों को देखते हैं। तो ये जो है नैतिक मूल्य और आदर्शों पर काम करता है। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार का आपका व्यक्तित्व सिद्धांत बताया, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो है वो आपके सुख सिद्धांत से संबंधित है। ईड में व्यक्ति क्या करता है, उसके मूल और जन्मजात भाग है, जिसमें वो खुशी चाहता है, संतुष्टि चाहता है, इसीलिए ये सुख सिद्धांत के आधार पर काम करेगा। ईगो जो रहता है वो बाहरी इच्छा और वास्तविकता के बीच का असंतुलन होता है, इसलिए ये जो रहता है वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है। और सुपर ईगो जो है वो उसके नैतिक पक्ष को बताता है, इसलिए ये नैतिक मूल्य और आदर्श के
तरह काम करता है। नेक्स्ट है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये कथन किस अधिगम की विशेषता को स्पष्ट करता है, मतलब अधिगम की किस विशेषता को बताता है। अधिगम केवल जन्मजात है, इससे व्यवहार में परिवर्तन होता है, शारीरिक वृद्धि है या हमेशा स्थायी होता है। तो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो ये बताता है कि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधिगम से क्या होता है, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार ये सब में चेंजेस आते हैं। केवल थकान, बीमारी या दवा से जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, इसको अधिगम नहीं माना जाता। जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समस्या का समाधान अचानक संपूर्ण परिस्थिति के संबंधों को समझ लेने से होता है। इसको क्या कहा जाता है, अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, अनुकरण या पुनर्बलन। तो क्या होता है, जब कई बार हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और हम ढूंढते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें, फिर हम बैठे रहते हैं, फिर अचानक से हमको याद आता है अरे ये तो ऐसा सॉल्व होना चाहिए ना। तो वो जो अचानक से आपको जवाब मिलता है ना, वो अचानक से जवाब कहलाता है आपकी अंतर्दृष्टि, इनसाइट लर्निंग। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या को पूरे समग्र रूप में देखने को बोला था और समग्रतावाद पे वो आप काम करते हैं, और इनके अनुसार जो अचानक संबंध समझ आता है ना, वो होता है अंतर्दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, व्यक्तित्व मापना, नैतिक विकास मापना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता या मानसिक योग्यता का आकलन या शारीरिक विकास। तो बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण में क्या होता था, एल्फ्रेड बिनी और थियोडोर साइमन ने बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए उनके परीक्षण विकसित किया था, जिसका उपयोग था कि उन बच्चों की पहचान करना जिनको अतिरिक्त शैक्षिक सहायता की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों की बौद्धिक क्षमता या मानसिक योग्यता का आकलन करना। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत किसे दर्शाता है। तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बुद्धि को दो प्रकार से बताया था, जी प्रकार और एस प्रकार। जी प्रकार जो होता है वो जनरल फैक्टर, और एस प्रकार जो रहता है वो स्पेसिफिक फैक्टर होता है। तो जनरल मतलब सामान्य, तो जी जो है वो सामान्य बुद्धि कारक को बताएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के समूह के रूप में समझाया। ऑप्शन है 3, 5, 7 या 9। तो एल थर्स्टन इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की अवधारणा दी, मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार की समूह को बताया था, जिसमें मौखिक समझ, शब्द प्रवाह, संख्यात्मक क्षमता, स्थानिक क्षमता, साहचर्य स्मृति, प्रत्यक्षण गति और तर्क, ये 7 प्रमुख है। तो ये आपको याद रखना है कि थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की अवधारणा दी और उन्होंने 7 समूह को बताया था। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का विचार क्या है। तो हार्वर्ड गार्डनर से पहले स्पीयरमैन और कैटल ने बुद्धि के जो प्रकार बताए थे, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर्स बता दिए थे, जनरल और स्पेसिफिक। कैटल ने भी 2 बुद्धि बताई थी, तरल और ठोस बुद्धि। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि बहुत सारे प्रकार की होती है। तो उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने भाषिक, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, गतिशील, संगीतीय, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ये बताए थे बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बुद्धि कई अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रकारों में प्रकट हो सकती है। नेक्स्ट है बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, तार्किक रूप से सोचता है और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। ये परिभाषा किसकी है, डेविड वेस्लर, जीन पियाजे, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड। तो डेविड वेस्लर ने बुद्धि को उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की समग्रता के रूप में देखा। तो ये बुद्धि को केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने से नहीं, बल्कि हर कार्य से संबंधित मानती है। तो बुद्धि वो क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, तार्किक रूप से सोचता है और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। ये परिभाषा है डेविड वेस्लर की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी विचारों में अपसारी चिंतन किससे अधिक संबंधित है। एक निश्चित स्तर तक पहुंचना, अनेक संभावित उत्तर प्राप्त करना, केवल स्मरण करना या केवल अनुकरण करना। तो अपसारी और अभिसारी 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। जब हमने विज्ञान में लेंस पढ़ा होगा ना, तो 2 तरह के लेंस होते हैं, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या होता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो फैल जाता है, और अभिसारी लेंस क्या होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो एक फोकस बिंदु पर एकत्रित होता है।
तो वही चीज़ होती है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में। अपसारी में क्या होता है, उसके जो आंसर्स होते हैं अलग-अलग तरीके में फैल करके अलग-अलग जगह से आंसर ढूँढने की कोशिश करता है, तो अनेक संभावित उत्तर ढूँढना ये अपसारी चिंतन से संबंधित है और अपसारी अभिसारी क्या हो जाएगा, एक निश्चित उत्तर तक पहुँचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने रचनात्मकता को समझने में अपसारी चिंतन को विशेष महत्व दिया? जेपी गिलफोर्ड, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव या एडवर्ड थार्नडाइक? तो अपसारी चिंतन को विशेष महत्व दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। उन्होंने रचनात्मकता के अध्ययन को मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में महत्व दिया और अपसारी चिंतन को रचनात्मक सोच का पक्ष माना, जिसमें प्रवाह, लचीलापन, मौलिकताएं, ये क्षमताएं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न जो सीडीपी से संबंधित थे। ये बिल्कुल नए क्वेश्चन थे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपके पास क्वेरी या सजेशन हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमको फॉलो करते हैं, हमको सब्सक्राइब करते हैं, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।